नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के दूसरे पेपर रिसर्च मेथड इन सोशल स्टडी के पहले एमसीक्यू देखेंगे। यह वीडियो केवल बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के लिए ही नहीं अपितु नेट, स्लेट, पीएचडी आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सब परीक्षाओं में भी पहले पेपर में रिसर्च मेथड से महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, रिसर्च या अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। आपका ऑप्शन है ए, यह एक उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित या सिस्टमेटिक गतिविधि है। यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित की जाती है, मतलब एजुकेशनल मेथड्स के एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सी है आपका, यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। या डी है, यह आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है ए, यह एक उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित और या सिस्टमेटिक गतिविधि है। रिसर्च जो है आपका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें कि आप किसी भी टॉपिक से पर करते हैं। और टॉपिक क्या होता है, टॉपिक इज कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, उस पे आप अपना रिसर्च करते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम में बी डिफाइंड एज ए गैप ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुसंधान या रिसर्च सदैव किस संदर्भ में प्रयोग या किस संदर्भ में किया जाता है। पहला है ए है आपका पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, बी नए ज्ञान की खोज करने के लिए, सी ज्ञान के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उपयुक्त सभी, क्योंकि रिसर्च जो है यह अनुसंधान किस संदर्भ में किया जा सकता है, पुराने ज्ञान जो है पहले से जो अवेलेबल नॉलेज है उसके आपका सत्यापन के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा, किसी नए खोज के लिए आप रिसर्च या शोध कर सकते हैं। तीसरा है ज्ञान के बीच, आपको जो नॉलेज है उसके बीच अंतराल या गैप को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने इसके पहले ही बताया था कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है ए गैप ऑफ नॉलेज नोन एज रिसर्च प्रॉब्लम। तो इस हिसाब से ये तीनों के संदर्भ में आप रिसर्च कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है आपका डी उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य होता है, मतलब आपका एक गुड रिसर्च मेन एम ऑफ गुड रिसर्च इज, मतलब क्या होता है आपका, व्हाट इज द मेन ऑफ एम ऑफ गुड रिसर्च। ए है समाज की भलाई करना, बी सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, सी दिनचर्या में संबंधित समस्याओं को सुलझाना, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना रिसर्च का आपका मेन एम या लक्ष्य होता है। चौथा प्रश्न है, अध्यात्म विज्ञान या मेटाफिजिक्स, जिसको अध्यात्म विज्ञान को मेटाफिजिक्स भी इंग्लिश में कहते हैं, का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स। यह ए है आपका ऑप्शन, यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है, बी यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, सी यह धातुओं का भौतिक विज्ञान है, और डी यह मौसम का भौतिक विज्ञान है। इसका सही उत्तर है आपका चौथे का बी आपका सही होगा कि मेटाफिजिक्स क्या होता है, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, निम्नलिखित में से अनुसंधान या रिसर्च की गुणवत्ता क्वालिटी किस से आंकी जाती है। आप कैसे किसी भी रिसर्च के क्वालिटी को माप सकते हैं या आंक सकते हैं। इसका ऑप्शन देखिए आपका ए अनुसंधान की प्रासंगिकता, कि वो रिसर्च कितना प्रासंगिक है इसके आधार पे, बी है आपका अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति, जो मेथड आपका रिसर्च में यूज किया गया है उससे आप आंक सकते हैं। सी ऑप्शन अनुसंधान की गहराई, डीप ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च जो किया जाता है उसका गहराई किस लेवल का है उससे, और डी है आपका शोधकर्ता के अनुभव, मतलब जो रिसर्चर है उसके एक्सपीरियंस के आधार पे। तो इसका सही उत्तर है आपका
बी अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति या मेथड, जो भी आपका रिसर्च जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उसमें जो मेथड जो होता है, किस मेथड से किस तरीके से उस रिसर्च को कंडक्ट किया है, वो ही आपके किसी भी रिसर्च की क्वालिटी को बताता है। इसका सही ऑप्शन है बी अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति या मेथड से। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकी आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? ए कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस, बी मेटा विश्लेषण या मेटा एनालिसिस, सी व्यवस्थित विश्लेषण या सिस्टमैटिक एनालिसिस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6वां का आपका जो सही उत्तर है आपका मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस किसे कहते हैं? एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ एनालिसिस known as मेटा एनालिसिस। मतलब जो रिसर्च पहले से हुए हैं उनको कई रिसर्च को एक साथ इकट्ठा करके उनका पुनः विश्लेषण करना या पुनः एनालिसिस करने को ही आपका मेटा एनालिसिस कहते हैं। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? मतलब ऐसे इसमें से जो आपका ये जितने भी है ये पब्लिकेशंस हैं, अब इन पब्लिकेशंस में कौन सा ऐसा पब्लिकेशन है जिसमें कि मेनली रिसर्च के जो वर्क है उनको पब्लिश किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए पत्रिका या मैगजीन, बी विशेष निबंध मोनोग्राफ, सी जर्नल, डी पुस्तकें। तो इसका सही उत्तर है 7वें का सी जर्नल में मेनली आपके जो भी रिसर्च कंडक्ट होते हैं उनका आपका प्रकाशन किया जाता है, पब्लिकेशन किया जाता है। इसका सही उत्तर है सी जर्नल। 8वां प्रश्न अनुसंधान एक ऐसा व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने आपके ऑप्शन है ए अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है, बी एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, सी सोच और तर्क क्षमता रखता है, डी एक परिश्रमी कार्य करता है। इसका सही उत्तर है आपका सी सोच और तर्क क्षमता जो व्यक्ति रखता है वो ही रिसर्च आसानी से और अच्छे से कर सकता है। तो अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है जिसके पास सोच और तर्क करने की क्षमता हो, वही रिसर्च कर सकता है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता या रिसर्चर का विशिष्ट गुण या क्वालिटी है? ए ऑप्शन है ए जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, बी सक्रिय संकल्पना एक्टिव इमेजिनेशन, सी क्षमता एबिलिटी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। किसी भी रिसर्चर का ये सभी क्वालिटी होना अति आवश्यक है। उसको बहुत क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए कि नए चीज़ जानने की इच्छा होना चाहिए, कि नए फील्ड में काम करने की इच्छा होना चाहिए, नए नए चीज़ों को ढूंढने की खोजने की एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। एक्टिव इमेजिनेशन कल्पना करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हाँ ये भी चीज़ हो सकता है, अगर हम इस काम को करें तो ये भी चीज़ हो सकता है। तो कल्पना करने की क्षमता भी बहुत जरूरी गुण है एक अच्छे रिसर्चर की। तीसरा है उसके अंदर केवल यही ना हो कि क्यूरियोसिटी हो लेकिन इमेजिनेशन भी हो, लेकिन एबिलिटी ना हो, केवल सोचता हो या कल्पना करता हो लेकिन उस पर कुछ अमल नहीं करता है, क्षमता उसके अंदर है ही मतलब तो ये सभी गुण होना आवश्यक है किसी एक रिसर्चर के लिए। 10वां प्रश्न है आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ए विश्लेषण, सी बी संश्लेषण सिंथेसिस, सी सारांश साइनॉप्सिस और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका बी सिंथेसिस। आंकड़ों की सूचना में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से सिंथेसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भी आपको डेटा प्राप्त हुआ है अब उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसमें संश्लेषण कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं,
तो उसको क्या कहेंगे, आपका संश्लेषण या सिंथेसिस कहेंगे। एनालिसिस, जो भी डेटा आपको प्राप्त हुआ है उसका गणना करना, उसका विश्लेषण करना स्टैटिकल मेथड से के थ्रू, या अपने थिंक के थ्रू, या अपने तर्क के माध्यम से, उसको एनालिसिस कहेंगे। सिनॉप्सिस क्या होता है, जब भी आप रिसर्च वर्क कोई करने जा रहे हैं, जैसे पीएचडी वर्क करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक आपका एक आउटलाइन बनाते हैं, एक आउटलाइन का प्रपोजल तैयार करते हैं अपने जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, साइनोप्सिस कहते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ए तुलना या कंपैरिजन, बी चर्चा या डिबेट, सी मूल्यांकन एवोल्यूशन, डी विश्लेषण या एनालिसिस। तो इसका सही उत्तर है आपका सी मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। 12वां प्रश्न देखते हैं, एक शोधकर्ता या रिसर्चर से सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है। ए वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, बी नए सिद्धांत और नियमों का सृजन करना, सी विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना, मतलब न्यू थ्योरीज और लॉज, इन सब का बनाना ही आपका एक रिसर्चर का सामान्यतः एक रिसर्चर से यह अपेक्षा की जाती है कि वो नए सिद्धांतों, नए नियमों को प्रेषित या सृजन करेगा। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण होलिस्टिक अप्रोच रखना, बी अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना, सी अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना, डी अनुसंधान कार्य प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। तो इसका सही उत्तर है 13वें का ए अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण या होलिस्टिक अप्रोच रखना एक इंटर सब्जेक्ट या अंतर विषय अनुसंधान या रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होता है। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता है, रिसर्च की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी होती है। ए रिप्लिकेबिलिटी पुनरावृत्ति, बी सामान्यीकरण जनरलाइजेबिलिटी, सी प्रयोज या यूजेबिलिटी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14वें का आपका सही उत्तर है बी सामान्यीकरण या जनरलाइजेबिलिटी। 15वां प्रश्न है, किसी भी अनुसंधान की गहनता या डेप्थ को किसके द्वारा आंका जा सकता है। ए अनुसंधान के शीर्षक द्वारा, बी अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा, सी अनुसंधान किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, डी अनुसंधान की अवधि के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी आपका अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा आप किसी भी रिसर्च के डेप्थ को आंक सकते हैं या जान सकते हैं। 16वां प्रश्न है, अनुसंधान या रिसर्च परियोजना किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यावहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। ए एक रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, बी शोधकर्ता के ज्ञान पर, सी समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर आपका कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट नियत समय पर हो सकता है। 17वां प्रश्न है, साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह कथन किसका है। ए वुडवर्क, बी मोगार्डर्स, सी गुडे एवं हार्ट, और डी कोहेन। तो इसका सही उत्तर है आपका बी बोगाहर्ट्स का यह कथन है। 18वां है, अनुसंधान या रिसर्च का प्रत्यक्ष प्राकार्य ज्ञान
के मौजूद भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। उक्त कथन किसका है? ए मोजर, बी फिशर, सी हैरिंग, डी बोगार्ट्स। तो इसका सही उत्तर है आपका सी हैरिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। किसी सामाजिक अनुसंधान से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी तरह की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्री को क्या कहा जाता है? ए तथ्य संकलन, बी अवलोकन, सी अनुभविक अध्ययन और डी प्रलेख संकलन। इसका सही उत्तर है आपका ए तथ्य संकलन। 20वां प्रश्न देखते हैं। एक अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से संपर्क करके जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है व्यक्तिगत तथ्य, बी द्वितीयक तथ्य, सी अवैयक्तिक तथ्य और डी प्राथमिक तथ्य। इसका सही उत्तर है डी प्राथमिक तथ्य। एक अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से संपर्क करके जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उन्हें, मतलब एक रिसर्चर है और वह जो भी आंसर देने वाला उससे डायरेक्टली जा करके इंफॉर्मेशन, अगर वो नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है तो इस तरीके का जो डेटा प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक तथ्य या प्राइमरी डेटा। जबकि सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जब किसी भी डेटा में टू माइंड्स अगर आ जाए, अगर माइंड आ जाए, अगर दो जिससे हमको डेटा कलेक्ट करना है उससे न कलेक्ट करके बल्कि किसी आपको डेटा कलेक्ट करना है जिससे आप न कलेक्ट करके बल्कि किसी और के द्वारा भेज दिया आपने डेटा कलेक्ट करने को और फिर वो आपको लाके दे रहा है, तो इस प्रकार का जो हो जाएगा सेकेंडरी आपका डेटा हो जाएगा। 21वां प्रश्न है। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत भी कहा जाए, मतलब आपके प्राइमरी जो डेटा का जो सोर्स है उसे और भी क्या कहा जा सकता है? ए क्षेत्रीय, बी ऐतिहासिक, सी अवैयक्तिक, सी डी सार्वजनिक। इसका सही उत्तर है आपका ए क्षेत्रीय या रीजनल स्रोत भी कहा जा सकता है। 22वां प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रविधि का संबंध तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत हैं? ए अवलोकन, बी प्रश्नावली, सी प्रकाशित प्रलेख और डी साक्षात्कार। इसका सही उत्तर है आपका सी प्रकाशित प्रलेख। इस प्रकाशित प्रलेख को आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहा जाता है। 23वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने का अप्रत्यक्ष स्रोत है? ए आपके ऑप्शन है ए अनुसूची, बी प्रश्नावली, सी अवलोकन और डी साक्षात्कार। इसका सही उत्तर है आपका बी प्रश्नावली या क्वेश्चनर जो है प्राथमिक स्रोत का अप्रत्यक्ष स्रोत है। 24वां प्रश्न है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च का वास्तविक कार्य से आरंभ होता है? ए सामान्यीकरण, बी तथ्यों का संपादन, सी तथ्य संकलन और डी तथ्य विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है आपका सी तथ्य संकलन। 25वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति होती है किसका? जो सोशल रिसर्च होते हैं, सोशल स्टडीज में रिसर्च जो होते हैं उसकी प्रकृति या नेचर कैसा होता है उसका? ए वैज्ञानिक होती है, बी केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, सी सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही है उत्तर उपयुक्त सभी। जो भी सोशल स्टडीज में जो रिसर्च होते हैं उसका नेचर वो वैज्ञानिक ही होता है, केवल मानव से संबंधित, और यह केवल मानव से संबंधित ही घटनाओं पर केंद्रित होता है, न कि जानवरों या उन सब पे नहीं। मानव से संबंधित जो भी रिसर्च होते हैं वो सोशल स्टडीज के रिसर्च के अंतर्गत उसकी प्रकृति है, ये सोशल स्टडीज के अंतर्गत आएंगे। जबकि सामाजिक जीवन और घटनाओं पर नियंत्रण पाने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार हमने BA 5th सेमेस्टर सोशोलॉजी के दूसरे पेपर रिसर्च मेथड इन सोशल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। दोबारा मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह
केवल सोशल स्टडीज़ के रिसर्च के लिए नहीं, और भी जिस विषय में रिसर्च का पेपर लगा हो, तो चाहे वो नेट हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे एमफिल हो, जो भी और भी विषय में जो रिसर्च के आपके हैं, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको ज़रूर से देखें। आगे भी आपको वीडियोज़ इसके संबंधित मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।